श्यामलाल और अनीता की दो बहुएं थी, अमृता और सरिता। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अमृता हमेशा तीखा ही बोलती और सरिता जरूरत से ज्यादा ही मीठी छुरी थी। सुबह के 6 बजे थे। सरिता 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। साड़ी का पल्ला सिर पर, चेहरे पर मुस्कान लिए वो सास ससुर के लिए चाय लेकर पहुंची। लीजिए मम्मी जी, पापा जी आपकी चाय। मैंने बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसी आपको पसंद है, थोड़ी ज्यादा कड़क और चीनी कम। जैसे पापा जी कहते हैं ना, सुबह की चाय हो तो आंखें खुल जाए और दिल भी खुश हो जाए। अरे वाह वाह बेटा, मजा आ गया। इतनी सुबह उठकर तुमने चाय भी बना ली। लगता है हमारे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहू हमारे घर आई। हाँ बेटा, लेकिन तुझे इतनी जल्दी उठकर चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैं और तेरे पापा जी तो रोज सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं। हम अपनी चाय खुद बना लेते हैं। अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी? आपने सारी जिंदगी काम किया है, अब थोड़ा आराम कीजिए। आप दोनों मेरे लिए मम्मी पापा से कम थोड़ी ना है। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे संस्कार बहुत कम देखने मिलते हैं आजकल। बहू हो तो सरिता जैसी, एकदम समझदार और दिल से घरेलू। अरे बेटा, अमृता कहाँ है? वो उठी कि नहीं? नहीं मम्मी जी, भाभी जी तो अभी सो रही हैं। कल रात कह रही थी कि थोड़ा सिर दर्द है, शायद इसी वजह से अभी तक उठी नहीं है। वैसे भाभी जी को सुबह उठना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देख रही हो अनीता, हमारी सरिता ने सब संभाल लिया है। कितना मीठा बोलती है। सच में बेटा, भगवान सबको तुम जैसी बहू दे। बस मम्मी जी, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा मम्मी जी, आप लोग चाय पीजिए, मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। अनीता और श्यामलाल उसकी बातों और सेवा से बहुत खुश हो गए। इधर अमृता अभी तक सो रही थी, पर सरिता ने अनजाने में ही अपनी मीठी जुबान से उसकी चुगली भी कर दी थी। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे। सरिता किचन में पराठे सेक रही थी, अनीता एक स्टूल पर बैठकर उसे देख रही थी। तभी अमृता ऊँघती हुई आई। अरे अमृता, अब उठी है? देख जरा सरिता को, सुबह 5 बजे से उठी हुई है, नहा धोकर तैयार भी हो गई, हमारे लिए चाय भी बनाकर लाई और अब पूरे घर का नाश्ता भी बना रही है। कुछ सीख इससे। मम्मी जी, हर कोई सरिता जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, और वैसे भी जरूरत से ज्यादा मीठा कभी कभी नुकसान भी करता है। मुझे सरिता से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो यूं ही जल्दी उठ जाती हूँ। आप आराम से उठिए ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, तुम तो बहुत महान हो, तुमसे तो हमें शर्म आनी चाहिए ना। एकदम परफेक्ट बहू हो, भगवान जाने कैसे कर लेती हो। अमृता, हर बात में ताना देना ठीक नहीं है। घर में सब साथ मिलकर काम करे तो ही अच्छा लगता है। और अगर सरिता ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करने में क्या हर्ज है? तो मैंने कब कहा कि उसकी तारीफ मत कीजिए? मैं तो कहती हूँ सरिता की तारीफ में किताब ही लिख डालिए, पर उसके चलते मुझे क्यों सुनाती है? मैं जितने बजे भी उठती हूँ उसी टाइम पर उठूंगी, और जो मेरा काम है वो मैं कर लूंगी। और उसे जल्दी उठने के लिए मैंने तो नहीं कहा था, जल्दी उठे या देर से उसकी मर्जी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, हर बात पर बस कड़वे शब्द ही बोलने आते हैं तुझे। तभी दक्ष दौड़ता हुआ आया। मम्मी भूख लगी है, दूध दे दो ना। हे भगवान, उठते ही तुझे भूख लग जाती है? जरा रुक नहीं सकता क्या? मैं कोई मशीन हूँ, बस उठते ही सब कुछ तैयार कर दूं? फिर सरिता की तरफ मुड़कर कहती है, सरिता देख जरा इसे, दूध दे देना इसे, नहीं तो अभी मेरे सर चढ़ जाएगा। आओ दक्ष, मैं तुम्हें चॉकलेट वाला दूध देती हूँ। चाची आप बहुत अच्छी हो। लो भाई, सरिता का एक फैन और हो गया। दक्ष। अमृता गुस्से में अंदर चली गई। सरिता ने दक्ष को दूध बनाकर दिया और सबके लिए नाश्ता भी लगाया। ऐसे ही दोपहर हुई। अनीता सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी पड़ोस की विमला और कमला अनीता से मिलने आई। अरे कमला, विमला, कहो कैसे आना हुआ? बस यूं ही अनीता, सोचा तुझसे मिल आए, इतने दिन हो गए गप्पे नहीं मारे। तू तो भाई घर से बाहर निकलती ही नहीं। हाँ भाई, पड़ोस में रहकर भी मिलने का मौका नहीं मिलता। अब सोचा चलो हम ही हो आए। तेरी बहुएं तो खूब नाम कमा रही है मोहल्ले में। तेरी बहू अमृता की आवाज तो बाहर तक आती है। अब क्या ही बताऊं, अमृता का स्वभाव थोड़ा तीखा है, पर दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी मुंह फट है। रहने दे अनीता, उसकी बातों पर रफू करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। हमें अच्छे से याद है, जब पिछली बार हम आए थे और हमने उसे कहा था कि थोड़ा धीरे बोला कर, बाहर सब सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो हम पर कैसे भड़क गई थी।
हाँ, मुझे भी याद है कैसे हम पर नागिन की तरह फुंकार मार रही थी। तभी सरिता ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान और वही मीठी आवाज। नमस्ते कमला काकी, नमस्ते विमला काकी, लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय और थोड़ी सी मटरी, अभी ताजे ताजे बनाए, आपको पसंद आएंगे। वाह बेटा, तू तो बड़ी गुणी है, हम आकर बैठे ही थे कि हमारे लिए चाय नाश्ता भी ले आई। सच में, और आवाज तो देखो कितना मीठा बोलती है, जैसे कि हर बात से शहद टपक रहा हो। जीती रहो बहू। बस ये तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, और कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं अभी ले आऊंगी। उसी समय शिवांगी आती है। सरिता उसे कहती है, शिवांगी बेटा, सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते काकी। सरिता उसे गोद में उठाकर प्यार करती है। चलो अब मम्मा की रसोई में चलो, पर वहां से कोई चीज मत छेड़ना। हाँ ओके मम्मा, पर आप मुझे चॉकलेट दोगे ना? हाँ बाबा, ढेर सारी चॉकलेट दूंगी, आप खुश मेरा बच्चा। सरिता शिवांगी को गोद में लेकर किचन की तरफ चली गई। तभी अंदर से अमृता की तेज आवाज आई। वो अपने बेटे दक्ष को जोर जोर से डांट रही थी। दक्ष, कितनी बार कहा है पढ़ाई पर ध्यान दो, हर बार वही गलती, गिनती तक ठीक से नहीं लिख रहे हो। मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ जो रोज समझाओ, सारा दिन खेल की तरफ दिमाग रहता है। अब अगर एक भी गलती की ना तो मोबाइल तो दूर, टीवी भी बंद कर दूंगी। मम्मा, काउंटिंग मुझसे नहीं हो रही है। अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, सब हो जाएगा। बहुत बिगड़ गए हो तुम। दक्ष डर कर रोने लगा। इधर कमला और विमला बाहर बैठी ये सब सुन रही थी। उन्होंने अनीता से कहा, तेरी बड़ी बहू है ना ये अमृता, इसकी तो आवाज सुनकर ही डर लगने लगता है। बेचारे बच्चे को तो रुला ही दिया। माँ बेटे में प्यार दिखना चाहिए। यहाँ तो अमृता दक्ष को ऐसे डांट रही है जैसे वो उसकी सौतेली माँ हो। राम बचाए ऐसी बहू से। अनीता तो कुछ कहती नहीं कैसे, देख तो सही कैसे बच्चे को डांट रही है। और सरिता को देख कितना मीठा बोलती है। घर में बरकत ऐसी बहुओं से आती है। शिवांगी से भी बहुत प्यार करती है, इतना काम करती है पर चेहरे पर शिकन तक नहीं है। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मेरी दोनों बहुओं में बहुत फर्क है, पर आज तो अमृता ने हद ही कर दी। बेचारे बच्चे को कितनी बुरी तरह डांट दिया। मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा अनीता, ये तुम्हारे घर का मामला है, अब हमारा यहाँ ज्यादा रुकना अच्छा नहीं है। हाँ, कमला सही कह रही है, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। ऐसा कहकर विमला और कमला वहां से चली गई। अनीता ने गुस्से में अमृता को आवाज दी, अमृता बाहर आ, जरा बात करनी है तुझसे। अमृता थोड़ी झल्लाई सी बाहर आती है। क्या हो गया मम्मी जी, फिर से क्या गलती हो गई? अब गलती? बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, डरा धमका कर नहीं। तू माँ है या हिटलर? ऐसे तो कोई सौतेली माँ भी ना करे जैसे तू उसके साथ करती है। कभी तो दुलार भी किया कर उसे। मम्मी जी, अगर मैं ढील दूं ना तो सर चढ़ जाएगा वो। मुझे पता है उसे कैसे ठीक करना है। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, उसके भले के लिए कर रही हूँ। आपकी प्यारी सरिता की तरह हर वक्त मीठे से काम नहीं चलता। बच्चों के सामने ऐसा बर्ताव मत कर अमृता, वरना पछताएगी। जो होगा वो मैं देख लूंगी, आप चिंता ना करें। अमृता गुस्से में वापस अपने रूम में चली गई। अनीता चुपचाप उसे देखती रह गई। वो मन ही मन कुछ सोच रही थी, तभी रमा का कॉल आया। रमा बेटा, कैसी है तू? ससुराल में सब ठीक? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ। आपकी आवाज बहुत थकी थकी सी लग रही है, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, शरीर तो ठीक है पर मन बहुत भारी रहता है इन दिनों। क्यों मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे रमा, क्या बताऊं तुझे, अमृता का तीखा स्वभाव अब सहन ही नहीं होता। हर बात में मुंह चलाना, ताने देना, कड़वी जुबान। घर का माहौल कड़वा हो जाता है उसके बोल से। कोई कुछ कह दे तो झट से जवाब देती है, और वो भी ऐसा कि सुनने वाला चुप रह जाए। ओहो, और सरिता भाभी? वो तो किसी से कुछ नहीं कहती ना? सरिता? वो तो बोलती नहीं कुछ, मीठे बोल बोलती है, प्यार से बात करती है, और उसी के हिस्से में घर का सारा काम आ जाता है। सुबह उठकर चाय बनाना, सफाई करना, बच्चों का ध्यान रखना, सब उसी के भरोसे है। तो मम्मी, सरिता भाभी आपसे अमृता भाभी की शिकायत नहीं करती? अरे नहीं बेटा, उससे कभी मुंह से शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर सब कर जाती है। मैंने कई बार अमृता से कहा हाथ थोड़ा बटा लिया कर, पर उससे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे तो नहीं चलेगा मम्मी, ये तो सरिता भाभी के साथ भी गलत हो रहा है और आपके साथ भी। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ रमा, कुछ समझ में नहीं आता। तू ही बता मैं क्या करूं? ठीक है मम्मी, आप चिंता ना करो, मैं कल आ रही हूँ। अब मैं देखती हूँ इस घर में क्या और कैसे सही करना है।
ऐसा कहकर रमा ने फोन कट कर दिया। अगले दिन रमा घर आती है। अरे रमा, तू आ गई? कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। आवाज सुनकर अमृता और सरिता बाहर आती हैं। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते दीदी, आज अचानक बड़ी याद आ गई आपको हमारी। हाँ भाभी, मम्मी की बातें सुन सुनकर सोचा खुद ही आ जाऊं, घर भी देख लूं, आप लोगों से मिल भी लूं। रमा बैग से 2 साड़ियां निकालती है। मैं खाली हाथ नहीं आई हूं, आप दोनों के लिए साड़ियां लाई हूं। दक्ष और शिवांगी के लिए खिलौने भी लाई हूं। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी, पीहर खाली थोड़ी ना आती। सरिता भाभी, आप तो बहुत सीधी हैं, जो मिल जाए उसी में खुश हो जाती हैं, इसलिए आपके लिए ये सूती साड़ी लाई हूं। हल्की है, काम में अच्छी रहेगी। सरिता को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। और अमृता भाभी, आपको तो कुछ भी पसंद ना आए तो तुनक जाती है, इसलिए सोचा आपके लिए ये सिल्क साड़ी लाऊं। अगर पसंद आए तो रख लेना, वरना मुझे वापस दे देना। बस अपनी जुबान से जहर मत उगलना। अचानक माहौल भारी हो जाता है। सरिता बिना कुछ कहे साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई और धीरे धीरे रोने लगी। अमृता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो एक शब्द भी बोले बिना अपने कमरे में चली गई। देखा मम्मी, अब बस थोड़े दिन में सब साफ नजर आ जाएगा। जो मीठा बोलती है वो भी सोचेगी, और जिसकी तीखी जुबान है वो भी आईने में खुद को देखेगी। रात को जीवन और संजय ऑफिस से लौटे। रमा ने उनको सारी बात पहले ही बता दी। जीवन अपने कमरे में गया। देखिए जीवन जी, आपकी बहन ने आज हद ही पार कर दी। मैं कोई सड़क से उठकर नहीं आई हूं जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है मुझे। अमृता, तुम्हें कभी किसी की बातों से फर्क पड़ा है? हर बात में ताने, हर चीज में झगड़ा। तो रमा ने भी वही देखा जो सब देख रहे हैं। अच्छा, अब आप भी मुझे ही गलत बोलोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम थोड़ा नरम बोलती, थोड़ा सबके साथ घुलती मिलती, तो शायद बात यहां तक ना पहुंचती। मतलब अब मैं मीठी बन जाऊं, सरिता की तरह सबको घी शक्कर में लपेट कर बोलूं? कम से कम इतना तो मत बोलो कि लोग सामने से कतराने लगे। और देखो अमृता, हर बात पर चिढ़ना, बच्चे को भी डांटना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप ना हमेशा दूसरों का ही पक्ष लेते हैं, कभी मेरी भी सुन लिया कीजिए। आखिर आप नहीं समझेंगे तो मुझे कौन समझेगा? अपनी सुनाने से पहले दूसरों को भी सुनने की आदत डाल लो। अब जो हुआ बहुत हुआ, मुझे कल सुबह ऑफिस के लिए जाना है। ऐसा कहकर जीवन करवट लेकर सो गया। अब संजय अपने कमरे में पहुंचा, जहां सरिता हाथ में साड़ी लिए रो रही थी। क्या हुआ सरिता, क्यों रो रही हो? रमा की बात से दुख हुआ क्या? मैंने कभी कुछ नहीं कहा किसी से, सबके लिए काम किया, फिर भी रमा दीदी ने मेरे हिस्से में वही सूती साड़ी दी, जबकि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। देखो सरिता, रमा ने जो किया वो तुम्हारे मीठे स्वभाव को देखकर किया। उसे लगा तुम कुछ नहीं कहोगी। पर दिल तो दुखता है ना। मीठा बोलने का ये मतलब नहीं कि मेरी कोई इज्जत ही ना हो। मुझे भी प्यार और इज्जत की जरूरत है। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कभी कभी लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। तो क्या करूं, तीखी बन जाऊं, अमृता भाभी जैसी बन जाऊं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। पर नहीं आता मुझे बोलना। सीख जाओगी। और सुनो, ज्यादा मत सोचो, जो हुआ सो हुआ। अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह संजय भी सरिता को समझाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सरिता किचन में काम कर रही थी। चेहरा थोड़ा उदास था, पर फिर भी वो मुस्कुराकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। टेबल पर पराठे, चटनी, अचार और चाय सब कुछ रखकर उसने सबको आवाज दी। मम्मी जी, पापा जी, दीदी, सब लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। सब धीरे धीरे टेबल पर आकर बैठते हैं। रमा टेबल पर बैठते ही चालू हो जाती है। भाभी, एक गिलास ठंडा पानी ले आइए जरा। जी दीदी, अभी लाती हूँ। सरिता रमा को पानी लाकर देती है। भाभी, चटनी में नमक कम डाला है आपने, थोड़ा और ले आइए। सरिता चुपचाप उठकर फिर से जाती है और नमक लेकर आती है। भाभी, ये क्या है, पराठे आधे कच्चे हैं, ध्यान कहाँ है आज आपका, जरा ठीक से सेंक कर लाइए। अब सरिता थक चुकी थी, पर फिर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप पराठे लेकर किचन की ओर चली जाती है। रमा, ये क्या तमाशा है, क्यों परेशान कर रही है सरिता को? पापा, आप कुछ मत बोलिए, आज जो हो रहा है वो जरूरी है, बस देखते जाइए। मैं जो कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। अब सरिता पराठे लेकर आती है और फिर से रखती है, मगर इस बार उसकी आंखें नम है। वो कुछ पल रुकती है, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सबकी सुनी है मैंने, सबकी सेवा की है, पर फिर भी मुझे कोई नहीं समझता। भाभी, बस यही तो चाहती थी मैं कि आप अपनी बात बोलना सीखें। आपकी चुप रहने की वजह से ही आपको ये सब सहना पड़ता है।
मीठा होना अच्छा है पर ज्यादा नहीं। जब जरूरत हो तो बोलना भी आना चाहिए। सब सरिता की बात सुनकर भौचक्के थे। तभी अमृता कमरे से आई। उसके चेहरे पर नाराजगी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे किसी ने बुलाया ही नहीं। मुझे बुलाए बिना नाश्ता भी शुरू कर दिया। मैं भी इस घर में रहती हूँ, याद ना हो तो याद दिला देती हूँ। अमृता भाभी, आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम सबको शांति और सुकून से नाश्ता करना था। सुबह सुबह आप कुछ न कुछ तीखा बोल देती हैं और आपका मूड सबके मूड पर भारी पड़ता है। तो आज हमने सोच लिया कि आपको अपने कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए। क्या मतलब? आप लोग मेरे साथ नाश्ता नहीं करना चाहते? मुझे अपने ही घर में अब दूर दूर रहना होगा। नहीं भाभी, आप खुद को सबसे दूर कर रही थी। हर किसी से उलझना, हर बात पर जवाब देना, हर वक्त तीखी मिर्ची जैसे बने रहना, और आप सोचती हैं लोग आपको पसंद करें। अमृता अब थोड़ी शर्मिंदा होने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भरने लगती है। शायद मैं ही गलत थी। मैंने कभी किसी की हालत नहीं समझी, बस अपनी ही कहती रही और दूसरों को नीचे दिखाया। मैंने अपने बच्चे से भी कभी प्यार से बात नहीं की। रमा, माफ कर दो मुझे। सरिता, अमृता, तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो, बस समझ की जरूरत होती है। रमा ने जो किया वो किसी के दिल को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि घर छोड़ने के लिए था। बस बहुत हो गया। अब आज से ना कोई ज्यादा तीखा बोलेगा, ना कोई इतना मीठा रहेगा कि कोई उसकी कदर ही ना करे। हाँ पापा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। न ज्यादा तीखा अच्छा होना चाहिए, न ज्यादा मीठा। स्वाद तो तभी आता है जब हर चीज बराबर हो। प्यार बांटने से बढ़ता है और इज्जत तभी मिलती है जब हम दूसरों की भी इज्जत करें। सरिता, आज से हम साथ में काम करेंगे, मिलकर, और अपनी बात बोलेंगे भी, लेकिन समझदारी से। हाँ भाभी, मिलकर प्यार से रहेंगे। और मैं भी आज से अपनी बात कहूंगी। अब से मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब दोनों बहुओं को सबक मिल गया था। घर के बाकी लोग भी खुश थे। रमा भी सबको समझाकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। हर घर की कहानी यही तो होती है। कभी ज्यादा बोलने से बिगड़ जाती है बात, तो कभी ज्यादा सहने से। पर जब सब मिल बैठे, एक दूसरे को समझे, तो घर सिर्फ घर नहीं, मंदिर बन जाता है। सुबह के 10 बजे प्रिया अपनी दादी के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई थी। सामने टेबल पर प्रिया के फेवरेट समोसे रखे थे, पर समोसों को देखकर प्रिया के चेहरे पर ना ही किसी तरह की एक्साइटमेंट दिख रही थी, ना ही खुशी। तेरी पसंद के गर्मा गर्म समोसे मंगवाए मैंने, वो भी विट्ठल हलवाई के यहाँ से, और तू है कि खाने का नाम ही नहीं ले रही। गर्मा गर्म समोसे है, फटाक से खा ले बेटा। एक बार समोसे ठंडे हो जाए तो मजा नहीं आता। 1 महीने बाद मेरी शादी है दादी, इतनी टेंशन है दिमाग में। कैसे क्या करूंगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में खाना अंदर कैसे जाए। अरे तो तू कुछ सोच क्यों रही है बेटा? तू तो सिर्फ हमारे जमाई जी के चेहरों को सोच। कितने प्यारे दिखते हैं कंवर जी। उनका चेहरा सोचकर तेरी टेंशन गायब हो जाएगी। नैन का चेहरा सोच सोच कर ही तो और टेंशन हो रही है दादी। ऊपर से नैन मुझसे 2 साल बड़ा है। ये कोई उम्र थोड़ी ना थी मेरी शादी की। आप लोगों ने बेकार में मुझे फंसा दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ कहा था बेटा, लगता है तूने ध्यान से सुना नहीं। ठंडे समोसे और बेउम्र की हुई शादी न तन को संतुष्टि देती है न मन को। तेरा रिश्ता फाइनल हो चुका है। मना करना था तो पहले करती। खैर मुझे पता है तुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो बस घबरा रही है। वही तो दादी, और ये घबराहट छोटी मोटी घबराहट नहीं है। काश कोई कोचिंग सेंटर होता जो हमें सिखाता कि हमें ससुराल में कैसे क्या करना है। अपनी पोती की बात सुनकर लता 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर जोर से दहाड़ती अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे पारुल, कहाँ मर गई? अपनी सास की आवाज सुनकर पारुल की तो सांसें चढ़ जाती है। हे भगवान, अब क्या हो गया? माँ जी क्यों चिल्ला रही है? कहीं उनके खाने में कंकर तो नहीं निकल आया? पारुल 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा अपनी सास के सामने जाकर प्रस्तुत हो जाती है। क्या बात हुई माँ जी? समोसे लाने बोला था, ये क्या मेरे प्लेट में कचौड़ियाँ परोस दी? ये बात है माँ जी। हाय, मेरा तो कलेजा ही बैठ गया था। लगता है आपने चश्मे को ठीक से साफ नहीं किया माँ जी। आपकी प्लेट में समोसे ही हैं। दीजिए, मैं आपका चश्मा साफ कर देती हूँ। तुझे बीच में बोलने नहीं कहा मैंने, तू क्यों अपनी जबान चला रही है? ससुराल जाकर भी यही करेगी क्या? और पारुल, तू
अगर मैं कह रही हूँ ये कचौरियाँ है तो ये क्या है? कचौरी है माँ जी, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। अपने माथे का पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती पारुल अपने पति के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुभाष कहता है, माँ सुबह सुबह समोसे को कचौरी कह रही है, तो फिर तुम कचौरी ले जाकर उनके सामने रख दो और कह दो कि ये रहे आपके समोसे माँ जी, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, क्या उपाय बताया आपने। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप जैसा साथी मिला, जो हमेशा कोई ना कोई आइडिया देकर मेरी सास के गुस्से से मुझे बचा लेता है। थैंक यू प्रिया के पापा। पारुल फिर से विट्ठल हलवाई की दुकान जाती है, वहां से कचौरियां लेकर आती है और अपनी सास के सामने परोसते हुए कहती है, आपके समोसे माँ जी। जैसी पारुल अपनी सास के सामने मुस्कुराते हुए नाश्ता रखकर जाती है, प्रिया हैरानी से अपनी दादी को देखती है। आपको तो समोसे और कचौरियों में फर्क ही नहीं पता चल रहा है दादी, और मैं आपसे अपने भविष्य के बारे में आंसर्स पूछ रही थी, मेरी ही गलती हो गई। ये सब मैंने तुझे तेरे जवाब देने के लिए किया बेटा। तेरे दादाजी गुजरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नहीं मेरे नाम करके गए थे। चल तू अब बता, मैं अपने 4 बंगले किसे दूंगी? विक्रम चाचू और चाची को, और किसे दादी? अरे हाँ, यही तो तेरी कमअकली है। उस विक्रम की बीवी को एक तिनका ना दूं मैं। तेरी चाची होली दिवाली पर आती है, 2 साड़ी मेरे सामने रखकर मम्मी जी कहकर अच्छी बहू बनने का ड्रामा करती है। आज तक उसने किया ही क्या है मेरे लिए। और विक्रम दूर से बैठा 4 महीने में एक बार मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा देता है। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब दिखता नहीं क्या बेटा? सास को बहुएं भाती है तो तेरी माँ जैसी। अभी देखा नहीं कैसे मैंने समोसे को कचौरी कहा और पारुल ने मान लिया। हर रोज 4 बातें सुनाती हूँ मैं उसे, पर आज तक उसने मुझे मुड़कर उल्टा जवाब नहीं दिया। एक सास का दिल ऐसी ही बहू पर आता है बेटा, और वो अपना सब कुछ ऐसी ही बहू को देकर जाती है। मतलब मुझे मम्मी जैसी बहू बनना चाहिए? बिल्कुल सही समझी तू। और उसके 2 फायदे हैं। जमाई जी आज की डेट में 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। अगर अपनी पूरी तनख्वाह सालों साल जोड़ेंगे तब बुढ़ापे में जाकर 1-2 कमरे का फ्लैट ले पाएंगे। पर तू अगर अपनी सास की दिल से सेवा करेगी तो तुझे बैठे बैठे 2 फैक्ट्री, तेरे ससुर जी की सारी संपत्ति मिल जाएगी। यानी यहाँ सास ससुर की सेवा भी हो गई, वहाँ बैठे बैठे संपत्ति भी मिल गई। मैं सब समझ गई दादी। मुझे एक ऐसी बहू बनना होगा जो अपनी सास के दिल से सेवा करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करे। आप फिक्र मत कीजिए दादी, अपने ससुराल में जाते ही मैं वहाँ अपनी स्पेशल जगह बना लूंगी। और अपनी दादी से मिली सीख को लेकर प्रिया नयन के साथ फेरे लेकर अपने ससुराल विदा हो जाती है। दुल्हा दुल्हन के जोड़े में नयन और प्रिया घर के दरवाजे पर खड़े थे। द्वार पूजा हो गई बहू, अब तुम अंदर आ सकती हो। द्वार पूजा तो हो गई माँ जी, पर अभी तक मैंने घर की देवी के पैर नहीं छुए। आप इस घर की लक्ष्मी हैं माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह आपने इस घर को बांध के रखा है मैं भी उसी तरह इस घर को बांध के रख पाऊं। ये कहकर प्रिया अपने सास के पैरों पर झुक जाती है। अरे अरे बहू, नीचे नहीं ऊपर है तेरी जगह, मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है, गले लग जा बहू। बाप रे बाप, मुझे तो देखते ही मम्मी जी अपनी दोनों टांगे ऐसे आगे कर देती है मानो भीख पैरों से मांगती हो। और नई बहू को गले से लगाया जा रहा। प्रिया ने 2 मीठे बोल क्या बोले, मम्मी जी तो उसी की हो चली। ठीक है भाई, मुझे क्या, अब प्रिया ही करेगी मम्मी की सेवा। प्रिया तो तैयार ही थी सेवा करने के लिए। अगली सुबह 4:30 बजे उठकर प्रिया अपने कमरे में झाड़ू लगाती है और फिर जाती है अपनी सास के कमरे में। धीरे से अपनी सास के पैरों से चादर हटाकर प्रिया उनके चरण स्पर्श करती है, जिससे विशाखा की नींद खुल जाती है। बाप रे बहू, तू है, मुझे तो लगा स्वयं यमराज आ गए। मेरा मतलब इतने सवेरे इस घर में कोई उठता नहीं ना। समधन जी ने तो सच में मुझे लक्ष्मी ही दे दी। जीती रहे बहू, जीती रहे। मेरा इरादा आपकी नींद खराब करने का नहीं था माँ जी। अच्छा आप आराम करिए, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर नहा धोकर रसोई में चली जाऊंगी। विशाखा के घर की रसोई जो खुलती ही 9 बजे थी, वहां आज सुबह के 8 बजे ही नाश्ता बनकर तैयार हो चुका था। सभी एक एक कर अपने कमरों से बाहर आना शुरू होते हैं और रसोई से आ रही महक उनके भूख को बढ़ा रही थी।
लगता है सुषमा आंटी के घर पर पार्टी वार्टी है। तेरा ध्यान भी इसी खुशबू पर गया ना, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सुबह सुबह पार्टी कौन करता है। और सुषमा आंटी के घर से आ रही खुशबू हमारे घर में ऐसे फैली हुई है मानो हमारी रसोई में खाना बनाओ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। मम्मी जी कहने वाली बहू 9 बजे उठती है, 10 बजे नहाती है और 11 बजे नाश्ता बनाती है, पर माँ जी कहने वाली मेरी बहू ने नाश्ता बनाकर तैयार भी कर दिया। अब तुम दोनों को सवेरे सवेरे बिस्किट खाकर भूख मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, नाश्ता तैयार है। आप दोनों के चेहरे से पता चल रहा है कि आपको बहुत भूख लगी है। मैं खाना लगा देती हूँ, पहले खा लीजिए, उसके बाद नहा लीजिएगा। खाना देखते ही सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, तूने तो दिल ही जीत लिया मेरा। मेरी आंखें 5 बजे ही खुल जाती है, पर इस घर में कोई उठकर कमरे से बाहर ही नहीं आता। अकेला बैठकर मैं करूँ तो क्या करूँ, और नाश्ता बनता है 10-11 बजे, तो भूख और लग जाती है, इसलिए मैं कमरे से बाहर ही नहीं आता। जल्दी भूख लगने की प्रॉब्लम तो मुझे भी है पापा, पर अब लगता है बिस्किट और मैगी खाकर हमें अपनी भूख शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी जीजी, आपको जो खाने का मन हो मुझे बताइएगा, मैं वही बना लिया करूंगी। वो तो तेरी सीरत ही बता रही है बहू कि तू कामकाजी है। वैसे मैं क्या कह रही थी, आज तो रहने दे, कल मेरे लिए व्रत के पराठे बना लेना। व्रत के पराठे? ये कौन से पराठे हैं, पहली बार नाम सुना है। अब बना दूंगी मम्मी जी, व्रत के पराठे बन जाएंगे। प्रिया के आने से उसके ससुराल की रंगत ही बदल गई थी। सभी की जुबान पर सिर्फ प्रिया 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 रहने लगा था, खास करके विशाखा के। रात को रसोई में खाना बनाते वक्त प्रिया अपनी जिठानी से पूछती है, भाभी ये व्रत के पराठे कैसे बनते हैं? 2 वक्त हुआ नहीं काम करते कि भाभी की याद आ गई मैडम जी को। मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद मत करो प्रिया। ये कहकर स्मृति पिज्जा बनाने लगती है। अरे स्मृति, ये क्या कर रही हो? ये बहुत अच्छा मौका है अपनी देवरानी की इज्जत सभी के सामने गिराने का। अरे बाबा प्रिया, मैंने कह दिया तूने मान भी लिया। तेरी जिठानी हूं मैं, तुझसे जरा हंसी मजाक भी नहीं कर सकती क्या? व्रत के पराठे बनाने इतने आसान नहीं होते, उसके लिए आपको व्रत में रहना पड़ता है, तब जाकर पराठे बनाने होते हैं। अच्छा, थैंक यू भाभी, हो जाएगा हो जाएगा। अगली सुबह प्रिया कुछ खाए पिए बिना सभी के लिए नाश्ता बनाती है, खास करके अपनी सास के लिए पराठे बनाकर उनके सामने परोसती है। नाश्ता बन गया है बहू या कुछ और बनाना बाकी है? मम्मी जी बना तो दिया, कुछ और भी बनाना है क्या? अरे बहू, कल तेरी सास ने तुझे व्रत के पराठे बनाने को बोला था ना? जी पापा जी, याद है। अरे ठीक है ना जी, नाश्ता बना दिया है बहू ने, अब बात को आगे मत बढ़ाइए। कभी अच्छी तरह से व्रत के पराठे भी बना देना बहू। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, उसमें मेहनत ही क्या लगती है। प्रिया ने अपनी जिंदगी में आज पहली बार व्रत रखा था, इसलिए दोपहर होते होते उसकी गाड़ी सुस्त पड़ने लगी थी। 1 बजे तक दोपहर का खाना तैयार कर देने वाली प्रिया आज 2 बजे तक रसोई में ही लगी हुई थी। क्या बात है मम्मी जी, 2 दिन में ही आपकी प्यारी बहू की टाई टाई फिश हो गई? अरे नहीं नहीं नहीं, प्रिया की टाई टाई फिश कैसे हो सकती है? वो तो आपको माँ जी कहती है, मम्मी जी थोड़ी ना कहती है। तो ऐसा कह रही है बहू जैसे कि शाम के 6 बजे तक प्रिया दोपहर का खाना ही बना रही हो। 2 ही तो बजे हैं। मेरी छोटी बहू ने पहले ही इतना भर भर कर नाश्ता करवा दिया था मुझे कि जरा सी भी भूख का एहसास नहीं हो रहा। तेरी तरह नहीं है जो नाश्ते में सामने चाट बनाकर या मैगी बनाकर रख दे। मैंने ही प्रिया को कहा था इतनी जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, कब तक प्रिया की साइड लोगी आप? 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद क्या? 2 दिन बाद प्रिया फिर से बिना कुछ खाए बिना रसोई में जाकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। भाभी ने बताया था कि बिना कुछ खाए पराठे बनाने हैं। अब किस चीज के पराठे बनाने हैं उस पे तो कोई बंदिश नहीं है। बेचारी माँ जी को रोज सिंपल पराठा खाना पड़ता है। उनके लिए आज आलू के पराठे बना देती हूँ, ये सही रहेगा। व्रत के आलू के पराठे। अभी अच्छे से भारी नाश्ता कर लेंगी तो दोपहर में उन्हें जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि व्रत करने के बाद धीरे धीरे मेरा शरीर तो जवाब देने लगता है। अपनी सास के लिए प्रिया ये कुरकुरे आलू के पराठे बनाती है और उस पर बटर रखकर दही के साथ परोसती है। हम सब के लिए आलू मटर की सब्जी, बैंगन की सब्जी और मम्मी के लिए आलू के पराठे, ऐसा क्यों प्रिया? वो माँ जी ने ही परसों कहा था उनके लिए अलग से पराठे बनाओ, इसीलिए बनाए हैं। आप आराम से खाइए माँ जी, सब कुछ ध्यान में रखकर मैंने ये पराठे बनाए हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि खाना बनाते वक्त मैंने मुंह झूठा कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बिना कुछ खाए ही नाश्ता बनाया है। ये 3री बार हो रहा है बहू, अपने मन का ही नाश्ता बनाना होता है तो मुझसे मेरे मन की पूछती क्यों है? और तू खाए या ना खाए इससे मुझे क्या? मैंने तेरे खाने पर पाबंदी थोड़ी ना लगाई है। मुझे तो मेरे व्रत के पराठे दे दिया कर।
अपनी प्यारी सास के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ रोज रोज आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए प्रिया आपके लिए खाना बनाती है और आप है कि खुशी नहीं होती, इसीलिए ना बहुएं धीरे धीरे कर बदलने लगती है। अब कोयले को कूट कूट कर राख बना दोगे तो राख उड़कर आंखों में चुभन ही देगी ना। खैर मुझे उससे क्या, सास बहू के आपस की बात है, आप खुद समझ लीजिए। स्मृति यही तो चाहती थी कि उसकी सास और देवरानी के बीच प्रॉब्लम हो जाए, और आज उस प्रॉब्लम की शुरुआत हो ही जाती है। शाम को रसोई में काम करते करते प्रिया की आंख झपकी जा रही थी, जिसे देखकर स्मृति कहती है, आए हुए 10 दिन नहीं हुए लड़की को और 3 बार व्रत करवा दिया मम्मी जी ने। खुद औरत होकर दूसरी औरत पर इतनी ज्यादती कैसे कर सकती हैं? खुद सोचना चाहिए ना मम्मी जी को कि भूखे भूखे कोई 3 वक्त का खाना बनाए तो बनाए कैसे। वैसे मम्मी जी से ज्यादा गलती तो मुझे तुम्हारी लगती है प्रिया, उनकी हर बात पर हामी भरोगी तो यही होगा ना। मुझे भी कई बार मम्मी जी ने कहा है कि व्रत के पराठे बना दो, मैं तो साफ मना कर देती हूँ। अरे भाई हम भी तो इंसान हैं, शरीर से आगे कितना ही करेंगे। अच्छा छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, तुम जाकर ना आराम से सो जाओ। आज शाम का चाय नाश्ता रात का खाना मैं देख लूंगी। थैंक यू भाभी, अगर आप न होती तो पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होता। प्रिया रसोई का काम अपनी जेठानी पर छोड़कर निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रसोई की मालकिन बन जाती है स्मृति। शाम को चाय नाश्ते की जगह स्मृति सभी को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स सर्व करती है। ये फिर से कोल्ड ड्रिंक कैसे आ गया मेरे सामने? हम तो शाम को चाय पीते हैं। जा बहू, जाकर प्रिया को कह दे वो चाय बना देगी। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है पापा जी तो मैं उठाकर ले जाती हूँ, क्योंकि चाय भी नहीं बनने वाली आज। आपकी प्यारी प्रिया बहू अपने कमरे में खर्राटे मार रही है। विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे भ्रम हुआ होगा, वरना मम्मी जी को माँ जी कहने वाली भोली भाली प्रिया ऐसा थोड़ी ना करेगी। एक नंबर की जलनखोर है स्मृति, और कुछ नहीं। मैं अब भी जाकर देखती हूँ। जितना मैं प्रिया को समझ पाई हूँ वो इस तरह काम छोड़कर सोने वालों में से नहीं है। विशाखा प्रिया के कमरे के बाहर जाती है और बाहर से देखती है कि वो सच में सो रही है। अब ये तो विशाखा के लिए उसकी इज्जत की बात हो गई थी, क्योंकि वो प्रिया पर अपना गुस्सा जाहिर करती तो स्मृति सही साबित हो जाती। अरे हाँ, याद आया, आज मैंने ही कहा था प्रिया को कि वो रोज सुबह जल्दी उठती है ना तो शाम में सो जाया करे, इसलिए सो गई है बेचारी। अल्लाह, आज मैं कोल्ड ड्रिंक ही पी लेती हूँ। चलिए मम्मी जी, एक और चांस दिया आपको, पर डिनर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, पक्का। और रात को सभी को परोसा जाता है चाउमीन। अरे स्मृति, तुम्हें पता है ना मुझे चाउमीन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मुझे बोला था कि आज चाउमीन बन रहा है तो मैं ढाबे पर ही खाकर आता। मुझसे तो भैया चाउमीन फाउमीन नहीं खाया जाएगा। विशाखा जी, जब से प्रिया बहू आई है तब से पेट को फिर से रोटी की आदत हो गई है। कहाँ है प्रिया बहू, आज रोटी नहीं बनाई क्या? आपकी प्यारी बहू अपने कमरे में सो रही है पापा जी। प्रिया ने मुझसे कहा था कि भाभी अब रोज रोज 3 वक्त का खाना मुझसे संभाला नहीं जाता, तो रात को आप ही देख लिया करो। तो मैंने देख लिया। ज्यादा ही बेटा बेटा बहू बहू करके मैंने प्रिया को सर पर चढ़ा दिया था। मेरे से ही भूल हो गई। सोने दीजिए, कितना सोएगी? कल सवेरे अगर उसकी क्लास नहीं लगाई तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। आज प्रिया के उठते ही विशाखा जो उसकी बैंड बजाना शुरू करती है चुप ही नहीं होती। गांव गांव भर के घूम घूम कर सभी से कह रही थी मैं कि मेरे घर अन्नपूर्णा आ गई है, पर ये क्या बहू, तूने मेरे साथ ही धोखा करना शुरू कर दिया। व्रत के पराठे कितनी बार मांगे मैंने तुझसे, तूने कभी नॉर्मल पराठा दे दिया, कभी आलू का, और कल तो तू खाना बनाए बिना ही सो गई। मैं बोझ हूं क्या तुझ पर? भगवान जानता है माँ जी, मैंने व्रत में रहकर ही पराठे बनाए थे, ऐसे ही तो बनते हैं व्रत के पराठे। ये सुनते ही विशाखा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बहू के साथ किए अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगे या अपनी बहू की नादानी पर मुस्कुराए। छोटी बहू, अगर तुझे पता नहीं था कि व्रत के पराठे कैसे बनते तो मुझसे पूछ लेती। तो कोई देवी तो है नहीं कि सब कुछ पेट से ही सीख कर आई है। व्रत के पराठे कुट्टू के आटे से बनते हैं या फिर सिंघाड़े के आटे से? और तुझे यह किसने कहा कि व्रत में रहकर व्रत के पराठे बनाते हैं? बच्चा जरा कमजोर हो तो क्या माँ उससे कम प्यार करती है? नहीं ना, तो आप मुझ में और भाभी में ये भेदभाव क्यों करती हैं? उन्हें भी अपने मन से अपना कर देखिए ना, सब अच्छा हो जाएगा। स्मृति ने तो प्रिया की इमेज खराब करने की कोशिश की थी, पर प्रिया ये समझने के बाद भी स्मृति की ही साइड लेती है, जिसे देखकर स्मृति की आंखें भर जाती है। इस दिन के बाद विशाखा अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करना छोड़ देती है और पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। शांति निवास में शांति की जगह हर समय क्रांति रहा करती थी। कैसे, जानते हैं इस कहानी में? शांति अपनी 2 बहू नेहा और प्रीति के साथ रहती थी।
कहने को तो नेहा और प्रीति काफी समझदार थे, लेकिन जब काम की बारी आती तो वो दोनों ही काम चोरी करती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर हो गई, तुम दोनों को तो खाना खाना नहीं है, लेकिन मुझे तो खाना दे दो। माँ, मैंने प्रीति को कहा था, उसने अब तक आपको खाना नहीं दिया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसको बोलती हूँ। इतना बोलकर नेहा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रीति, तुमने माँ जी को अब तक खाना नहीं दिया, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है क्या? माफ करना दीदी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। एक काम कीजिए ना, आप ही माँ जी को खाना दे दीजिए। वैसे भी आप तो माँ जी की फेवरेट हो, आप इस घर की बड़ी बहू जो हो। अच्छा, जब माँ जी तुम्हारे लिए सामान लाती है तब तो तुम ये बात नहीं कहती कि दीदी आप इस सामान को आप ही रख लीजिए, वैसे भी आप माँ जी की पसंदीदा बहू हो। हाँ तो क्यों कहो, आखिर माँ जी वो सामान मेरे लिए लाती हैं, मैं अपनी चीजें आपको क्यों दूँ? हाँ, तो जिस तरह सामान तुम्हारा होता है वैसे माँ जी भी तो तुम्हारी है, इसलिए माँ जी का ख्याल रखना तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। अरे तो आप रखती कहाँ है? जैसी मैं हूँ वैसी ही आप भी हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और इधर देखो, सेल लगी है। सेल का नाम सुनते ही नेहा भी अपनी सास को भूल जाती है और अपनी देवरानी के साथ फोन में ऑनलाइन कपड़े देखने लगती है। वहीं शांति अपनी बहुओं का इंतजार करने लगती है, लेकिन ना तो नेहा आती है और ना ही प्रीति, जिसके बाद शांति खुद ही किचन में जाती है और खाना लेकर अकेले खाती है। कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी शांति एक बार फिर अपनी बहू से कहती है, नेहा, प्रीति, खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, क्योंकि रात के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात का खाना मैंने बनाया है ना, तो रात के बर्तन दीदी धो ही देंगी। क्यों दीदी, धो दोगी ना आप? अरे मैं क्यों धोऊंगी? अरे पे मैं अकेले थोड़ी ना खाना खा रही हूँ, सब खाना खा रहे हैं। और वैसे भी अगर तुमने खाना बनाया है तो बर्तन धो दोगी तो क्या कुछ हो जाएगा। देखो दीदी, आप ना अपना काम मेरे सर पर मत थोपो, मैं अपने काम में काम चोरी नहीं करती। ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने काम से काम चोरी करती हूँ। प्रीति, मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझी? उन दोनों की ऐसी लड़ाई देख शांति और उसके दोनों बेटे अपने सर पर हाथ रखकर परेशान हो जाते हैं। यार नेहा, बस भी करो, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोना है तो मत धोना, लेकिन कम से कम ऐसे लड़ाई तो मत करो। मैं नहीं लड़ रही हूँ विक्रम जी, बल्कि मैं इसको बता रही हूँ कि काम चोरी आखिर होती क्या है। अरे बहू, तुम दोनों कुछ मत करना, मैं खुद बर्तन धो लूंगी, पर फिलहाल खाते समय तो शांत हो जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद अब सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं शांति किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। वो जब किचन में बर्तन धो रही थी तभी उसका छोटा बेटा राघव आता है और अपनी माँ को बर्तन धोता देख उदास हो जाता है। माँ फटिए, मैं बर्तन धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर, वैसे ही तू ऑफिस से थका हारा आता है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ ना, इसलिए एक बेटा होने के नाते मैं आपकी हेल्प तो करवा ही सकता हूँ। राघव की बात सुनकर शांति मुस्कुराती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटे बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा और प्रीति की काम चोरी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक सुबह राघव प्रीति से अपनी फाइल के लिए पूछता है, प्रीति, मैंने तुम्हें हफ्ते भर पहले एक फाइल दी थी, जरा वो फाइल तो देना। फाइल? एक मिनट, मैंने दीदी को वो फाइल रखने के लिए दे दी थी, उन्होंने ही वो फाइल रखी होगी कहीं। क्या तुमने वो इम्पोर्टेंट फाइल भाभी को दे दी? हाँ, तो इसमें इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? दीदी को ही तो फाइल दी है, वो अच्छे से सामान रखती है इसलिए। क्यों, फाइल तुमसे नहीं रखी जाती क्या? अब जाओ मांग कर लाओ भाभी से वो फाइल। राघव की बात सुनकर प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे राघव की फाइल मांगती है। प्रीति, तुम कौन सी फाइल की बात कर रही हो? मैंने तो राघव की कोई फाइल नहीं रखी। भाभी, ये आप क्या कह रही है? अरे अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने आपको फाइल दी थी और आपने कहा भी था कि आप भैया की फाइल के साथ इसे रख देंगी। अच्छा, वो वाली फाइल। हाँ, वो फाइल मैंने रखी थी, लेकिन अगले दिन विक्रम को बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने उनके बैग को खाली कर दिया। और मैंने तुम्हें आवाज लगाई तो थी, मैंने कहा था कि तुम राघव की फाइल ले जाओ। नेहा की ये बात सुनकर अब प्रीति काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो फाइल राघव की इम्पोर्टेंट फाइल थी
और अगर वो खो जाती तो शायद राघव का गुस्सा घर में कोई नहीं झेल सकता था। राघव की फाइल कहाँ होगी, बस प्रीति यही सोच रही थी। तभी उसके पास उसकी सास शांति आती है। क्या हुआ बहू, इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी वो। हाँ बोल, क्या हुआ? शांति के सवाल को सुनकर प्रीति अपनी सास को सारी बात बता देती है। प्रीति की परेशानी देखकर शांति उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू चिंता मत कर, राघव की फाइल राघव को मिल चुकी है। क्या? पर कहाँ? और उन्हें फाइल किसने दी? मुझसे तो वो फाइल खोई नहीं थी, बल्कि उस फाइल को मैंने संभाल कर रख दिया था। अगर तुम ध्यान से रखती तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। तुम दोनों देवरानी जेठानी अपना काम एक दूसरे पर थोप देते हो। अरे कभी सोचा है कि तुम दोनों की इस लापरवाही की वजह से घर में सभी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्रीति की गलती पर आप मुझे सुना रही हैं। दैट्स नॉट फेयर। हाँ, ये गलती तो प्रीति की है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। अरे तुम जानती भी हो, अगर आज राघव की फाइल खो जाती तो कितनी दिक्कत हो जाती। सोचो राघव की जगह अगर विक्रम होता तो। शांति की बात सुनकर अब नेहा और प्रीति दोनों की नजरें झुक जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं अपना काम प्रीति को सौंप देती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, हम दोनों को ही खुद का काम खुद कर लेना चाहिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम अपना काम खुद ही करेंगे, और तो और हम कभी कोई काम चोरी नहीं दिखाएंगे। हाँ माँ जी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, आज के बाद हम कभी कोई काम चोरी नहीं करेंगे, और ये हमारा वादा है आपसे। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद शांति के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान आती है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब शांति की बहुएं अपना काम खुद करने लगती है। ये देखकर शांति को भी काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन शांति की बेटी शीतल अपने मायके आती है। माँ देखो मैं आ गई। शीतल की आवाज सुनकर शांति, नेहा और प्रीति भी हॉल में आती हैं। अरे शीतल तुम आ गई? हाँ भाभी मैं आई। एक्चुअली मुझे यहाँ आने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि मेरी सास मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो लंबे समय तक यहीं रह जाऊंगी। इसका मतलब है कि तेरी सास भी तेरी रग रग से वाकिफ हो गई है। क्या माँ आप भी ना। वैसे भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं बहुत समय बाद आज मायके आई हूँ ना, तो क्यों ना आज आपके हाथ की खीर हो जाए। लेकिन शीतल तुम्हारी तो दो भाभियां हैं, तुम किसके हाथ की खीर खाना चाहती हो? भाभी मेरी दो भाभियां हैं, इसी बात की तो खुशी है। मेरी एक भाभी मेरे लिए खीर बनाएगी और दूसरी कचौरी। क्यों माँ सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। शीतल की बात सुनकर नेहा और प्रीति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और बिना कुछ बोले वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन शीतल के इस ऑर्डर को देखकर नेहा और प्रीति का मुंह बन जाता है। दीदी मैं शीतल के ऑर्डर को नहीं मानने वाली। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बदला है और उसके इस ऑर्डर को मानकर मैं फिर से पहले जैसे नहीं बनना चाहती। ये तो मैं भी नहीं चाहती प्रीति, लेकिन क्या करें, हमारी ननद इतने समय बाद हमारे घर आई है और उसको हम मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसे मना कर दिया तो इस घर में दोबारा तगड़ा कलेश हो जाएगा। अरे दीदी अगर हम कुछ मना नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम काम चोरी तो कर सकते हैं ना। मतलब ये कि हम अपना पुराना तरीका अपनाएंगे। प्रीति की बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि नेहा उसकी कही बातें अच्छे से समझ जाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। शाम हो जाती है पर घर में खाना अब तक नहीं बनता, और जब ये बात शीतल और शांति को पता चलती है तो शांति अपनी बहू से पूछती है, अरे बहू अब तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्या दीदी ने अब तक खाना नहीं बनाया? पर मैंने तो दीदी को कह दिया था कि मुझे ना तो कचौरी बनानी आती है और ना ही खीर। अरे मुझे भी नहीं आती, सारा काम मैं करूं और क्रेडिट तुम ले जाओ हैं? प्रीति और नेहा की इस तरह की बहस सुनकर शीतल बीच में ही बोलती है, भाभी रहने दीजिए, भूल गई थी मैं कि आप दोनों से काम तो हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। इतना बोलकर अब शीतल खुद ही खाना बनाती है और सबको खिलाने के बाद बर्तन भी धोती है, क्योंकि शीतल को अपने मायके के काम करने पड़ रहे थे, बस इसलिए वो अगले ही दिन अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरह उन लोगों की काम चोरी उनके लिए पहली बार काम आती है। चंचल की माँ विमला और पिता मनोज ने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है, लेकिन वो अपनी एक ही जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं
और वो है चंचल की शादी। जी हाँ, चंचल का रंग काला है और इसी वजह से उसकी शादी होने में बहुत परेशानी हो रही है। चंचल की माँ, पंडित जी से बात हुई तुम्हारी? कोई रिश्ता आया क्या हमारी चंचल के लिए? हाँ, सुबह ही बात हुई थी पंडित जी से। बोल रहे थे कि वो जिसको भी चंचल का फ़ोटो दिखाते हैं वो तो फ़ोटो देखते ही मना कर देते हैं। कहते हैं लड़की बहुत काली है। आजकल लोग गुणों को नहीं, शक्ल सूरत को ही अहमियत देते हैं। चलो कोशिश करते हैं, कोई तो होगा हमारी बेटी की किस्मत में। चंचल के छोटे भाई मनोज की पत्नी है प्रिया। प्रिया और चंचल की आपस में बहुत बनती है। एक दिन चंचल अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी प्रिया ने आकर कहा, चंचल दीदी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं प्रिया, ऐसे ही। आप तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने। प्रिया, ये सब कब तक चलता रहेगा? शादी करना ज़रूरी है क्या? लोग आते हैं, मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप क्यों इतना सोच रही हो? सच यह है कि जो लोग आपको रिजेक्ट करके गए ना, वो आपके काबिल ही नहीं थे। प्रिया, मुझे मत समझाओ, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मम्मी पापा मेरी वजह से इतने परेशान रहते हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी तैयार होकर लड़के वालों के सामने जाना पड़ता है। आप परेशान मत हो दीदी, देखना कोई ना कोई लड़का ज़रूर होगा जो आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से प्यार करेगा। चंचल तैयार हो जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चंचल के साथ वही हुआ जो होता आया था। इस बात से चंचल को बहुत दुख हुआ। प्रिया ने चंचल से कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपका प्रोफाइल बना दिया है, देखना कोई ना कोई अच्छा लड़का आपको ज़रूर मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में एक लड़के ने चंचल को पसंद किया और प्रिया चंचल को उस लड़के से मिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गई। चंचल ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो वो हैरान होकर बोली, विवेक तुम? हाँ चंचल, मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर तुम्हारी फ़ोटो देखी तो बस तुमसे मिलने आ गया। अरे, आप दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया, विवेक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। विवेक जी, मैं चंचल दीदी की भाभी हूँ, आप दोनों आराम से बात करो, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। प्रिया बाहर चली जाती है। विवेक चंचल से कहता है, तो चंचल, तुम शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हो? मैं नहीं ढूंढ रही हूँ विवेक, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब मेरी शादी होगी भी। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन रंग की वजह से सब मुझे रिजेक्ट करके चले गए। चंचल, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विवेक, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मेरे पीछे वक्त बर्बाद मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चंचल, मैं आज ही अपनी माँ से बात करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मना मत कर देना। विवेक अपनी माँ सुधा को चंचल की फ़ोटो दिखाता है। चंचल की फ़ोटो देखते ही सुधा कहती है, बेटा ये किस काले बैंगन की फ़ोटो दिखा रहा है? मुझे तो लगा था तूने अपनी मर्जी से लड़की पसंद की है तो कोई परी जैसी होगी, लेकिन ये क्या है बेटा? माँ, चंचल बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लो। सुधा को चंचल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर चंचल से शादी कर ही ली। अगले दिन चंचल की मुंह दिखाई थी, लेकिन सुधा को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो अपनी काली बहू का मुंह रिश्तेदारों के सामने कैसे दिखाएगी। इसलिए वो अपनी बहू से कहती है, बेटा तेरी वजह से मेरा बेटा पागल हो ही गया है और उसने पागलपन में तुझसे शादी भी कर ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरी मुंह दिखाई की रस्म हो। लेकिन माँ, सारे रिश्तेदार और पड़ोसी तो आ चुके हैं, हम उन्हें वापस कैसे भेजेंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बहू, क्या करूँ? सुनो, तुम लड़कियाँ वो आजकल फाउंडेशन क्रीम का इस्तेमाल करती हो ना, अच्छा सा मेकअप करती हो, तो तू वही लगा ले, उससे तेरा काला रंग दब जाएगा। और हाँ, हाथ और पैरों में भी लगा लियो, उसके बाद ही बाहर आना। चंचल ने ऐसा ही किया। मेकअप से उसका काला रंग दब गया और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद सुधा ने कहा, आज तो मैंने अपनी जान और इज्जत बचा ली, लेकिन याद रहे बहू, तू अब किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आएगी, समझी? इतने में विवेक आ जाता है और कहता है, अरे माँ, क्या समझा रही हो अपनी बहू को? अरे चंचल, तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है?
बेटा आज बहू की मुंह दिखाई थी ना, तो मैंने बहू से कहा कि मेकअप ही कर ले। माँ मुझे पता है आपको चंचल के रंग से बहुत परेशानी है, लेकिन ये जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, इसलिए आप ये सब मत किया करो ना। विवेक ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन सुधा कहाँ मानने वाली थी। एक दिन सुधा के घर पर उसकी भाभी आने वाली थी। सुधा ने अपनी बहू से कहा, कल्लो, ओ कल्लो, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? देख मेरी भाभी आने वाली है। विवेक की शादी पर वो आ नहीं पाई थी। अगर उन्हें ज़रा भी पता चल गया ना कि तेरा रंग काला है तो सारे खानदान में मेरा मजाक बनाएगी। इसलिए तू कभी भी बिना मेकअप के उसके सामने मत आना। माँ जी मुझसे ये क्या नए नए ड्रामे करवाती है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करती। कम से कम ये रोज रोज के झूठ से तो बचती। बेचारी चंचल अपनी सास की सारी बातें चुपचाप मान लेती है। सुधा की भाभी घर आती है तो चंचल को देखकर कहती है, सुधा तुम्हारी बहू तो अच्छी है, लेकिन इसने इतना मेकअप क्यों किया है? भाभी वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है और मेकअप करना तो आजकल का फैशन है ना। सुधा की भाभी पूरा दिन रुकती है। जब उसके चलने का समय आता है तो कहती है, सुधा तुम्हारी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है और स्वभाव तो बहुत ही सरल है इसका, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये कहकर सुधा की भाभी चली जाती है। फिर सुधा कहती है, लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी को मेरी काली बहू के रंग का पता नहीं चला, नहीं तो सारे खानदान में ढिंडोरा पीट पीट कर बताती। सुधा किसी को बताना ही नहीं चाहती थी कि बहू का रंग काला है। एक दिन सुधा की पड़ोसन उसके घर आकर बैठ गई। सुधा सीधा अपनी बहू के कमरे में गई और उससे कहने लगी, सुन, पड़ोसन आई है, बिना मेकअप के कमरे से बाहर मत आना। माँ जी मेरा मेकअप का सामान तो खत्म हो गया है। बहू एक तो तू काली है, ऊपर से तेरी करतूत भी काली। अरे ये बात पहले बताती ना कि मेकअप खत्म हो गया है। अच्छा अब तू कमरे से बाहर मत आना, मैं बोल दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। अब सुधा ने पड़ोसन को ऐसा ही बोला। इतने में चंचल की भाभी प्रिया भी आ गई। प्रिया ने सुधा से कहा, आंटी जी नमस्ते, चंचल दीदी कहाँ है? नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चंचल की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। सुधा की बात सुनकर प्रिया कमरे में जाती है तो चंचल बिल्कुल ठीक होती है। अरे चंचल दीदी आप तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपकी सास ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो उनकी पड़ोसन आई है ना, और मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है इसलिए। तो चंचल ने सारी बात प्रिया को बता दी। प्रिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अब 2 दिन बाद विवेक का बर्थडे था। उसने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इनवाइट किया। तब सुधा ने अपनी बहू से कहा, चंचल विवेक की जन्मदिन की पार्टी में बहुत लोग आ रहे हैं, तू अच्छी तरह से मेकअप करना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू काली है। चंचल ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। शाम को सुधा के घर मेहमानों का आना शुरू हुआ। सभी लोग आ गए। तभी विवेक ने अपनी पत्नी को बुलाया। चंचल बिना मेकअप सबके सामने आ गई। सभी मेहमान चंचल को देखकर हैरान रह गए। सुधा बहन, ये तुम्हारी बहू को क्या हो गया? ये तो चांदनी रात से अमावस की रात लग रही है। अरे बहू, तू ऐसे कैसे आ गई? देख कितने सारे लोग आए हैं, सब मजाक बनाएंगे। माँ बनाने दो अगर कोई मजाक बनाता है तो, लेकिन मेरी बीवी दोहरी जिंदगी नहीं जिएगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आंटी जी क्या बोल रही थी आप मेरी ननद को? अमावस की रात? आपने अपनी बहू को देखा है? ना सूरत अच्छी है ना सीरत, ना कोई ढंग से काम कर पाती है, और आप ही सारी जमाने में उसकी बुराई करती हो ना। चंचल दीदी आपसे और आपकी बहू से लाख गुना अच्छी है। चंचल दीदी का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन आपके तो दिल भी काले हैं। प्रिया ने चंचल का बहुत साथ दिया। अपनी भाभी की बातें सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। चंचल विवेक जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश है। घर आए सभी मेहमानों ने चंचल के हाथों का बना खाना खाया और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। उधर सुधा भी चंचल के साथ किए बर्ताव के कारण बहुत पछता रही है। हालांकि इस बात का अंदाज़ा सुधा को भी था कि उसकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन समाज ने सबके सामने जो काले गोरे का भेद रखा है, सुधा उससे बाहर नहीं आ पा रही थी।